दोस्तों कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप लोगों का मेरे नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आज से जो है सो पहला यह हमारा वीडियो है जिसमें हम सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं और हम सीडीपी से शुरू कर रहे हैं, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से हम शुरू कर रहे हैं। और यह हमारा सीडीपी का पहला क्लास होने वाला है जिसमें हम 30 क्वेश्चन डेली करेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सीटेट के लिए। और अगर आप लोग सीटेट का तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से और जमकर और अच्छे नंबर लाना चाहते हैं सीटेट में, तो आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर देखना ही चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कि महारत उन्मुख शिक्षार्थी आमतौर पर सफलता का श्रेय डैश को देते हैं और असफलता का श्रेय डैश को देते हैं। तो जो महारत उन्मुख शिक्षार्थी होते हैं वह आमतौर पर सफलता का श्रेय किसको देते हैं और असफलता का श्रेय किसको देते हैं। तो वह जो है सो अपनी सफलता का श्रेय योग्यता और कोशिश को देते हैं, जबकि अपर्याप्त कोशिश को असफलता का कारण बताते हैं। जो भी विद्यार्थी जो है सो महारत उन्मुख शिक्षार्थी होते हैं, यानी कि जो अपनी मेहनत पर भरोसा करने वाले होते हैं, वह योग्यता और कोशिश को अपनी सफलता का श्रेय देते हैं और असफलता का श्रेय अपर्याप्त कोशिश को देते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगर आप लोग वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया है तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि महारत उन्मुख शिक्षार्थी वे शिक्षार्थी होते हैं जो स्वयं निर्धारित मानकों के हिसाब से काम सीखते हैं और उसमें महारत हासिल करते हैं। ये शिक्षार्थी नए कौशल विकसित करने, सुधार करने और ज़्यादा ज्ञान हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। महारत उन्मुख शिक्षार्थी आमतौर पर सफलता का श्रेय योग्यता और कोशिश को देते हैं और असफलता का श्रेय अपर्याप्त कोशिश को देते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के समीप दूराभिमुख सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है। इनमें से कौन सा कथन विकास के समीप दूराभिमुख सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है। तो विकास बहुदिशात्मक और बहुआयामी होता है, या फिर अलग अलग संस्कृतियों में रहने वाले हमशक्ल जुड़वा अलग अलग दरों से विकसित हो सकते हैं, या फिर मोतियों को आगे धागे में पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी कि बच्चों में खड़े होने से पहले बैठने की क्षमता का विकास होता है। तो समीप दूराभिमुख सिद्धांत जो है सो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका उदाहरण यह है कि मोतियों को धागे में पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करते हैं। तो समीप दूराभिमुख सिद्धांत या प्रॉक्सिमो डिस्टल किसे कहते हैं। तो प्रॉक्सिमो का अर्थ होता है समीप या पास, और डिस्टल का अर्थ होता है दूर। जन्म के 5 महीने पहले से लेकर जन्म तक भ्रूण के शरीर का विकास अंदर से बाहर की ओर होता है और इसी प्रक्रिया को समीप दूराभिमुख विकास कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं विचार और आत्म नियमन में सहायता के लिए, या आत्म सुदृढ़ीकरण प्रदान करने के लिए जब वयस्क उन्हें अनदेखा कर रहे हो, या क्योंकि वे आत्म केंद्रित होते हैं, या फिर ऑप्शन डी है क्योंकि उनकी सोच अतार्किक होती है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बात क्यों करते हैं। तो इसका कारण क्या होता है। तो इसका कारण होता है कि विचार और आत्म नियमन में सहायता के लिए, टू एड थॉट एंड फॉर सेल्फ रेगुलेशन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं क्योंकि विचार और आत्म नियमन में उन्हें सहायता मिलती है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं विचार और आत्म नियमन में सहायता के लिए। वाइगोत्स्की कौन थे। तो वाइगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे जो मानते थे कि सामाजिक अंतःक्रिया विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
इनके अनुसार अधिगम तब होता है जब बच्चे समाज के लोगों और पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करते हैं। तो वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम तब होता है जब बच्चे समाज के लोगों और पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बात या निजी भाषण इसीलिए करते हैं क्योंकि उनसे विचार और आत्मनियमन में सहायता मिलता है। और निजी भाषण की अवधारणा भाषण का वह प्रकार है जो बिना किसी संचारी क्रिया के स्वयं के लिए निर्देशित करता है। बच्चे स्वयं बोलकर अपने कार्यों का मार्गदर्शन करने के लिए निजी भाषण का उपयोग करते हैं। तो बच्चे निजी भाषण का उपयोग क्यों करते हैं? तो स्वयं बोलकर अपने कार्यों का मार्गदर्शन करने के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक संचार में चुनौतियाँ किसमें स्पष्ट होती है? सामाजिक संचार में चुनौतियाँ इनमें से किसमें स्पष्ट होती है? ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार में, या मस्तिष्क पक्षाघात में, या स्वलीन क्रम विकार में, या अधिगमात्मक विकलांगता में? तो सामाजिक संचार में चुनौतियाँ जो है सो स्वलीन क्रम विकार में स्पष्ट रूप से होती है। सामाजिक संचार में चुनौतियाँ स्वलीन क्रम विकार में स्पष्ट रूप से होती है। तो स्वलीन क्रम विकार या ऑस्टिन स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या ASD, यह क्या है? तो यह एक न्यूरोलॉजिकल और विकासात्मक विकार है जो आमतौर पर जीवन के पहले 3 वर्षों में दिखाई देती है। इस विकार में सामाजिक संचार, सीमित रुचियाँ और दोहरावपूर्ण व्यवहार के साथ लगातार चुनौतियाँ शामिल है। इस विकार के कारण लोगों को सामान्य सामाजिक संबंधों को विकसित करने में कठिनाई होती है। वाइगोत्स्की के सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आलंबन का उदाहरण है? वाइगोत्स्की का सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सा आलंबन का उदाहरण है? तो किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना, यह जो है सो आलंबन का उदाहरण है वाइगोत्स्की के सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो लेव वाइगोत्स्की के सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना आलंबन का उदाहरण है। आलंबन को मचान, स्कैफोल्डिंग या पार भी कहा जाता है। आलंबन को मचान या फिर पार भी कहा जाता है। पार क्या है? तो पार वाइगोत्स्की द्वारा दिया गया शब्द है जिसमें उन्होंने प्रस्ताव दिया कि शिक्षकों, परिवार, मित्रों आदि द्वारा बच्चों को उनके अधिगम में अस्थायी मदद दी जानी चाहिए। तो शिक्षकों, परिवार, मित्रों के द्वारा जो बच्चों को अधिगम में अस्थायी मदद दी जाती है उन्हें वाइगोत्स्की के द्वारा पार शब्द कहा गया, उनके लिए पार शब्द दिया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है लेखन वैकल्य की विशेषता है। लेखन वैकल्य या फिर डिस्ग्राफिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय। डिस्ग्राफिया की विशेषता क्या है? तो डिस्ग्राफिया किसे कहा जाता है? तो डिस्ग्राफिया जो है सो लिखित कार्य में चुनौतियाँ, जब आपको लिखने में डिफ़िकल्टीज आती हो तो उसे लिखित कार्य में चुनौतियाँ या डिस्ग्राफिया कहा जाता है। तो डिस्ग्राफिया में लिखने में हमें कठिनाई होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। लेखन वैकल्य की विशेषता या डिस्ग्राफिया की विशेषता क्या है? तो लिखित कार्य में चुनौती, डिफ़िकल्टीज इन राइटिंग। लेखन वैकल्य या डिस्ग्राफिया एक न्यूरोलॉजिकल विकार है। यह एक प्रकार की सीखने की विकलांगता है जो लेखन से संबंधित होती है। तो डिस्ग्राफिया किससे संबंधित होती है? तो डिस्ग्राफिया राइटिंग या लिखने से संबंधित होती है। इसमें व्यक्ति को लिखने में कठिनाई होती है। यह समस्या लिखित कार्य में चुनौती के रूप में प्रकट होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अच्छे समस्या समाधानकर्ता बनने में विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए? तो अच्छे समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए विद्यार्थियों की सहायता अगर आप करना चाहते हैं तो एक शिक्षक को
कौन सा प्रक्रिया अपनाना चाहिए या किस पर बल देना चाहिए। तो ऐसी जानकारी पर ध्यान देना जो पहले से मौजूद विश्वासों और पूर्वाग्रहों की पुष्टि करे। तो ये इसका आंसर नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद है समस्याओं को एक विशिष्ट निर्धारित तरीके से हल करना। तो समस्या को एक फिक्स फैशन में या निर्धारित तरीके से हल करना भी सही नहीं है। तो इसका बी भी इसका सही आंसर नहीं होगा। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर सी में क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी है बड़ी और जटिल समस्याओं को छोटी प्रबंधनीय समस्याओं में विभाजित करना। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छे समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए एक शिक्षक को बड़ी और जटिल समस्याओं को छोटे छोटे प्रबंधनीय समस्याओं में विभाजित करना, इस तरह से समस्याओं को विभाजित करने से विद्यार्थी हर भागों को व्यवस्थित तरीके से हल कर पाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि एक समावेशी कक्षा में छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षकों को बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करना चाहिए। तो अभिकथन ए जो है सो बिल्कुल सही है। एक समावेशी कक्षा में छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षकों को बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करना चाहिए। और इसका कारण ये दिया हुआ है कि समावेशी कक्षाओं को पाठ्यचर्या सामग्री के मानकीकरण के साथ साथ मूल्यांकन रणनीतियों के मानकीकरण को अपनाना चाहिए। तो ये गलत है। तो इसका अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला क्वेश्चन है रचनावादी दृष्टिकोण से व्यक्ति पर्यावरणीय घटनाओं से निष्क्रिय रूप से प्रभावित होता है। तो ये इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि रचनावादी दृष्टिकोण से व्यक्ति पर्यावरणीय घटनाओं से निष्क्रिय रूप से प्रभावित नहीं होता है। अगला है व्यक्तियों को नए व्यवहार सीखने के लिए अनुकूलित किया जाता है या सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। रचनावादी दृष्टिकोण से सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन है। यह कथन रचनावाद के अनुरूप है। सीखना क्या है? तो सीखना एक गतिशील प्रक्रिया है। सीखना एक गतिशील प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने मौजूदा ज्ञान का उपयोग करके ज्ञान का निर्माण करते हैं। और रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्ति पर्यावरणीय घटनाओं से निष्क्रिय रूप से प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि बालक करके सीखने पर बल देते हैं, बल्कि वे नए व्यवहार को सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रभावी शिक्षक खुद को शिक्षार्थियों के दैनिक जीवन और सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से परिचित कराते हैं। तो यह जो है सो बिल्कुल सही हो जाएगा कि प्रभावी शिक्षक खुद को शिक्षार्थियों के दैनिक जीवन और सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से अवगत कराते हैं, उन्हें उनके बारे में बताते हैं। और सीखना जो है सो एक सामाजिक संदर्भ में होता है। सीखना क्या होता है? एक सामाजिक संदर्भ में होता है। इसका कारण भी सही दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, और आर एक ही सही व्याख्या करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है अर्थपूर्ण अधिगम मुख्य रूप से किसके बारे में नहीं है? तो अर्थपूर्ण अधिगम मुख्य रूप से किसके बारे में नहीं है? तो जानकारी को रटना, यही इसका सही आंसर हो जाएगा कि अर्थपूर्ण अधिगम जो है सो जानकारी को रटने के बारे में नहीं होता है, बल्कि उन्हें समझने के बारे में होता है, बल्कि कॉन्सेप्ट को समझने के बारे में होता है। तो अर्थपूर्ण अधिगम किसके बारे में नहीं है? तो जानकारी को रटना अर्थपूर्ण अधिगम का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन है शिक्षिका को अपनी कक्षा में लड़कों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जबकि लड़कियों को कला अलंकरण के कार्य देने चाहिए। तो ये अभिकथन गलत है, क्योंकि ये जेंडर बायस्ड है और जेंडर बायस्ड नहीं होना चाहिए।
बच्चे मुख्य रूप से अंतर्निहित जैविक भिन्नताओं के कारण जेंडर भूमिका ग्रहण करते हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। तो इसका कथन और कारण दोनों गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ए और आर दोनों गलत है। अगला क्वेश्चन है, गति संवेदी शिक्षार्थी डैश के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं। तो गति संवेदी शिक्षार्थी या काइनेस्थेटिक लर्नर्स जो है सो डूइंग एंड मूविंग यानी कि करने और चलने फिरने के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गति संवेदी शिक्षार्थी करने और चलने फिरने के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक वैज्ञानिक डैश बुद्धि का उच्च प्रदर्शन जबकि एक मूर्तिकार में डैश बुद्धि की उच्च बुद्धिमत्ता होगा। तो हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक वैज्ञानिक वह जो है सो तार्किक बुद्धि का उच्च प्रदर्शन करेगा जबकि एक मूर्तिकार में गति संवेदी बुद्धि की उच्च बुद्धिमत्ता होगी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक वैज्ञानिक तार्किक गणितीय बुद्धि का उच्च प्रदर्शन करेगा। एक वैज्ञानिक जो है सो वह तार्किक रूप में बात करेगा, गणितीय बुद्धि का अपना प्रदर्शन करेगा, जबकि एक मूर्तिकार में गति संवेदी बुद्धि की उच्च बुद्धिमत्ता होगी। मूर्तिकार में क्या होगा? तो मूर्तिकार जो है सो बॉडीली काइनेस्थेटिक या फिर कह सकते हैं गति संवेदी बुद्धि की प्रदर्शन वह करेगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है? समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, समावेशन को बढ़ावा देने के लिए लचीला पाठ्यक्रम की आवश्यकता है, सहयोगात्मक अधिगम की आवश्यकता है और पृथक्करण और नामीकरण की आवश्यकता है। तो 1, 2 और 3 की आवश्यकता है। तो इसका सही आंसर है 1, 2 और 4। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। सुगम्य इमारतें, सहयोगात्मक अधिगम और लचीला पाठ्यक्रम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या होता है? तो समावेशी शिक्षा का अर्थ सामान्य कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना है, क्योंकि यह सभी बच्चों को शिक्षा प्रणाली में शामिल करने के लिए संदर्भित करती है, चाहे उनकी भिन्नताएं और अक्षमताएं कुछ भी हो। तो समावेशन को बढ़ावा देने के लिए लचीला पाठ्यक्रम होना आवश्यक है, सहयोगात्मक अधिगम होना आवश्यक है और सुगम्य इमारतें होना भी आवश्यक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि बच्चे जब डैश अनुभव करते हैं तो बेहतर रूप से सीखते हैं। तो बच्चे क्या अनुभव करने पर बेहतर रूप से सीखते हैं? तो बच्चे बेहतर रूप से तब सीखते हैं जब वह सीखने के लिए मध्यम स्तर का उत्साह रखते हैं। तो बच्चे सीखने के लिए कब बेहतर रूप से सीखते हैं? तो बच्चे बेहतर रूप से तब सीखते हैं जब सीखने के लिए उनमें मध्यम स्तर का उत्साह हो। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा कि बच्चे जब सीखने के लिए मध्यम स्तर का उत्साह करते हैं तो बेहतर रूप से सीखते हैं। मध्यम स्तर का उत्साह क्या है? तो मध्यम स्तर का उत्साह जैसे सीखने के लिए आदर्श होता है, क्योंकि यह बच्चों को ध्यान केंद्रित करने, नई जानकारी को ग्रहण करने और उसे याद रखने में मदद करता है। बच्चों को ध्यान केंद्रित करने, नई जानकारी को ग्रहण करने और याद करने में कौन मदद करता है? तो मध्यम स्तर का उत्साह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। तो अभिकथन है कि 5 से 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ठीक से और 6 रेखाओं के भीतर लिखने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। तो यह जो है सो अभिकथन बिल्कुल सही है। उसके बाद है बच्चे 5 से 6 साल के बाद गतिक कौशल का बेहतर नियंत्रण प्राप्त करते हैं। इसका कारण भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। अगला क्वेश्चन है, बच्चे अक्सर अपने आसपास की घटनाओं को अपनी व्याख्या लेकर आते हैं। बारिश क्यों होती है यह पूछे जाने पर सिया कहती है कि भगवान अपने कंधों पर पानी की बाल्टियां ढोकर थक चुके थे। ऐसी व्याख्याएं किसके अंतर्गत आती है? अगर कोई इस तरह का उदाहरण देता है कि बारिश क्यों होती है, तो अगर उस पर कोई यह जवाब देता है कि भगवान अपने कंधों पर पानी की बाल्टियां ढोकर थक चुके थे, तो यह किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन ए है कि चित्रित करती हैं कि बच्चों को एक आत्म केंद्रित दृष्टिकोण है और वे दूसरे के दृष्टिकोण पर विचार नहीं कर सकते हैं, तो यह इसका गलत आंसर है। उसके बाद स्पष्ट करती है कि बच्चे तर्क करने में सक्षम नहीं हैं, तो तर्क करने में बच्चे सक्षम नहीं है, ये भी जो है सो एक निगेटिव ऑप्शन है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद साबित करती है कि बच्चों की सोच वयस्कों की तुलना में मात्रात्मक रूप से बहुत कम है, ये भी बिल्कुल गलत है। और डी देख लेते हैं क्या है। डी है कि इंडिकेट दैट चिल्ड्रेन हैव नेव अंडरस्टैंडिंग रूटेड इन देयर कल्चरल कंटेक्स्ट विद विच दे ट्राई टू अंडरस्टैंड इवेंट्स, यानी कि बच्चे जो है सो अपने परिवेश की बातों को समझने का कोशिश करते हैं, तो इसका यह आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, की संकेत देती है कि बच्चों में अपने सांस्कृतिक परिवेश के अनुकूल सहज समझ होती है जिससे वे घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। बच्चे अक्सर अपने आसपास की घटनाओं की अपनी व्याख्या लेकर आते हैं। बारिश क्यों होती है यह पूछे जाने पर सिया कहती है भगवान अपने कंधों पर पानी की बाल्टियां ढोकर थक चुके थे। ऐसी व्याख्या संकेत देती है कि बच्चों में अपने सांस्कृतिक परिवेश के अनुकूल सहज समझ होती है जिससे वे घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का किस प्रकार वर्णन किया है? पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का वर्णन किस प्रकार किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरण में। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का वर्णन 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरण में किया है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का वर्णन 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरण में किया है, जो कि निम्न है। तो पहला क्या है? तो संवेदी पेशीय अवस्था या सेंसरी मोटर स्टेज, यह जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होता है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास 4 चरण में होता है। पहला चरण है संवेदी पेशीय अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष तक होता है। उसके बाद है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष के लिए होता है। उसके बाद है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष के लिए होता है। उसके बाद अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष के लिए होता है। तो आप लोगों को ये सब भी ज़रूर याद कर लेना है, क्योंकि अगर डायरेक्ट पूछ सकता है कि संवेदी पेशीय अवस्था जन्म से लेकर कितने वर्ष तक की अवस्था को दर्शाता है, तो इसका आप लोगों को ऑप्शन आंसर देना होगा कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था संवेदी पेशीय अवस्था को दर्शाता है और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष को दर्शाता है। इस तरह से इन सभी को याद कर लेना है। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का वर्णन 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरणों में किया गया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन जो है बहुत बड़े बड़े पूछे जा रहे हैं, तो इसको आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ के उसके बाद आंसर करना है। विद्यालय में खेलने के समय ऋषभ, एक 7 वर्षीय लड़के ने खेलने के लिए गुड़िया उठाई। उसके कुछ साथियों ने उसके इस पसंद के खिलौने के लिए उसका मजाक उड़ाया। एक शिक्षक जो अपने विद्यार्थियों में लैंगिक भूमिका के संदर्भ में लचीलापन विकसित करना चाहता है को इस स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया देनी चाहिए? अगर कोई एक लड़का है जो 7 वर्ष का है और वह खेलने के लिए गुड़िया उठाता है और उसके साथी जो है सो इसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वह लड़का होकर एक लड़की का खिलौना उठा रहा है, तो यह जो है सो पहले जेंडर स्पेसिफिक बात को दर्शाता है। तो अगर आप शिक्षक हैं तो उस विद्यार्थी में लैंगिक भूमिका के संदर्भ में लचीलापन या समझ विकसित करने के लिए आपको इस स्थिति में क्या करना चाहिए? तो पहला ऑप्शन क्या है? तो पहला ऑप्शन है कि ऋषभ से बात करनी चाहिए कि गुड़िया लड़कियों के लिए उपयुक्त है और लड़कों को गुड़िया के साथ नहीं खेलना चाहिए। तो यह जो है सो जेंडर न्यूट्रल बात नहीं है, तो यह गलत हो जाएगा। उसके बाद है ऋषभ से कहना चाहिए कि वह किसी और खिलौने के साथ खेले क्योंकि उसके दोस्तों को यह मंजूर नहीं कि वह गुड़िया के साथ खेले, तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन भी सही नहीं है।
उसके बाद है कि ऋषभ को गुड़िया के साथ खेलने देना चाहिए और दूसरे बच्चों को कहना चाहिए कि वे भी अपनी पसंद का कोई खिलौना चुन सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि विकास के संदर्भ में समय सीमा जिसमें एक व्यक्ति विशिष्ट उत्प्रेरणाओं के प्रति परिवर्धित संवेदनशीलता रखता है जिससे कि वह कुशल तरीके से कार्य करने के लिए विशेष कौशल विकसित कर सके, वह विकास की डैश कहलाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चुनौतीपूर्ण अवधि, ऑप्शन नंबर सी। चुनौतीपूर्ण अवधि वह अवधि है जो विकास के संदर्भ में समय सीमा जिसमें एक व्यक्ति विशिष्ट उत्प्रेरणाओं के प्रति परिवर्धित संवेदनशीलता रखता है जिससे कि वह कुशल तरीके से कार्य करने के लिए विशेष कौशल विकसित कर सके, वह जो है सो चुनौतीपूर्ण अवधि कहलाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि शिक्षकों को ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार से जूझ रहे छात्रों की आवश्यकताओं का ध्यान रखते समय डैश से बचना चाहिए। तो अगर किसी बच्चे को ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार है तो शिक्षकों को उसकी आवश्यकताओं को ध्यान रखने के समय किस चीज़ से बचना चाहिए? तो इसका सही आंसर क्या होगा? विकर्षण और शोर करने से, या पाठ्यक्रम सामग्री और निर्देशों में लचीलापन लाने से, या कार्य को छोटे आसानी से प्रबंधनीय भागों में तोड़ने से। तो उनको जो है सो विकर्षण और शोर करने से बचना चाहिए। अगर किसी बच्चे को ध्यान केंद्रित करने में समस्या आती है तो वो उनको अगर आप सहायता करना चाहते हैं तो उसके आसपास विकर्षण और शोर करने से बचना चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि लॉरेंस कोहेलबर्ग ने तर्क दिया है। तो इनमें से कौन सा कथन जो है सो लॉरेंस कोहेलबर्ग ने कहा है? इनमें से कौन सा कथन लॉरेंस कोहेलबर्ग का दिया हुआ है? तो लॉरेंस कोहेलबर्ग ने तर्क दिया कि नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। लॉरेंस कोहेलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास जो है सो क्रमिक चरणों में होता है। लॉरेंस कोहेलबर्ग ने यह तर्क दिया कि नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है। कोहेलबर्ग एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत को प्रस्तावित किया था। इनके अनुसार नैतिक विकास 6 चरण होते हैं जो 3 स्तरों में बंटते हैं। तो नैतिक चरण को कितने स्तरों में लॉरेंस कोहेलबर्ग ने बांटा? तो 3 स्तरों में, जिसमें पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक शामिल है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कोहेलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति का नैतिक व्यवहार मुख्य रूप से इस मानसिकता पर निर्भर करता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, यह जो है सो नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति सोचता है? उत्तर पारंपरिक में, गैर पारंपरिक में, पूर्व पारंपरिक में, या फिर पारंपरिक में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कोहेलबर्ग के नैतिक विकास के पारंपरिक स्तर पर जो है सो लोग इस बात पर निर्भर करता है या इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के अनुसार एक बच्चा जो सरल गणितीय उत्क्रम जैसे 4 + 5 = 9 होता है, 9 - 5 = 4 होता है, के पीछे के तर्क को समझने में असमर्थ है, तो इसका क्या कारण है? अगर कोई बच्चा एक सरल गणितीय उत्क्रमण के पीछे के तर्क को समझने में असमर्थ है तो इसका क्या कारण होगा? तो इसका कारण है अपरिवर्तनीयता, ऑप्शन नंबर बी। जीन पियाजे के अनुसार अगर एक बच्चा इस तरह के गणितीय उत्क्रमण के पीछे तर्क को समझने में असमर्थ है तो इसका कारण है अपरिवर्तनीयता। और अपरिवर्तनीयता का मतलब क्या होता है? तो अपरिवर्तनीयता का मतलब है कि बच्चे को यह समझने में दिक्कत होती है कि गणितीय संक्रियाएं एक दूसरे के विपरीत हो सकती है।
अगला क्वेश्चन है, शिक्षकों को छात्रों से दूरी बनाकर रखना चाहिए और अधिगम प्राथमिक जिम्मेदारी उन्हीं पर डालनी चाहिए। तो यह अभिकथन बिल्कुल गलत है। शिक्षकों को छात्रों से दूरी बनाकर नहीं रहनी चाहिए और अधिगम प्राथमिक जिम्मेदारी उन पर नहीं डालनी चाहिए। और इसका कारण है कि अधिगम एक लोकतांत्रिक वातावरण के बजाय एक एकाधिकारवादी वातावरण में प्रभावी ढंग से होता है। तो ये भी गलत है। तो इसका कथन एवं कारण दोनों गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षकों द्वारा प्रदान किया गया आलंबन बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालता है। तो यह कथन बिल्कुल गलत है। उसके बाद है, लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण पर कार्य करके और उसमें हेरफेर करके सीखते हैं। तो ये भी बिल्कुल गलत है। इसका कारण जो है सो बिल्कुल गलत दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोनों ए और आर दोनों गलत है। लेव वाइगोत्स्की ने यह प्रस्तावित तो किया था कि बच्चे पर्यावरण के साथ बातचीत करके सीखते हैं, लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि सामाजिक संपर्क और वयस्कों या अधिक जानकार साथियों के साथ बातचीत या सीखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आलंबन इसी सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा बाहरी अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है। इनमें से कौन सा बाहरी अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है। तो अभिप्रेरणा जो वातावरणीय परिणामों से आती है वही जो है सो बाहरी अभिप्रेरणा कहलाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अभिप्रेरणा जो वातावरणीय परिणामों से आती है बाहरी अभिप्रेरणा का वर्णन करता है। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संवेदी चालक अवस्था के दो महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास मील के पत्थर हैं। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के जो संवेदी चालक अवस्था है उसके दो महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास जो मील के पत्थर हैं, क्या हो जाएगा। तो वस्तु अस्थायित्व और स्थगित अनुसरण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि बच्चे अनियंत्रित पैदा होते हैं और उन्हें सामाजिक होने की आवश्यकता होती है, या फिर इस दुनिया में आनुवंशिक कोड के साथ आते हैं जो उनकी नियति तय करते हैं, या बच्चे उस सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से बहुत प्रभावित होते हैं जिसमें वे बड़े होते हैं। तो यही इसका उपयुक्त आंसर हो जाएगा इसमें से कि बच्चे जो है सो उस सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से बहुत प्रभावित होते हैं जिसमें वे बड़े होते हैं। तो यह जो है सो आज का लास्ट क्वेश्चन था और आप लोगों ने आज 30 क्वेश्चन किया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है। और अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप लोगों को ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा, जो कि मुझे यकीन है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। और आगे भी डेली जो है सो आप लोगों को इस पर 30 क्वेश्चन का एक सेट आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मिलने वाला है CDP का। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।